Hello students. Now we are about to start our new topic and rather new book, and that is physics workshop skills. ये जो फिजिक्स वर्कशॉप स्किल है उसका जो कोड है वो है PHYS203TH। तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो हम करने जा रहे हैं। तो उससे सबसे पहले तो आपको मैं इसका सिलेबस बताऊंगा कि HP यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड ईयर का जो वर्कशॉप स्किल का टॉपिक है इसमें क्या सिलेबस है। तो उसमें सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपके पास ये आता है मेजरिंग यूनिट्स, conversion to SI and CGS, familiarization with meter scale, then vernier caliper, screw gauge and their utility, measure the dimensions of solid block, volume of cylinder, beaker oblique glass, diameter of a thin wire, thickness of metal sheet, etc. and then use of sextant to measure height of buildings and mountains. तो इसमें लगभग सारे ही टॉपिक आप अपनी अर्लियर क्लास में प्रैक्टिकल में कर चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर में। सिर्फ इसमें सेक्सटेंट का थोड़ा सा पोर्शन है जो शायद आपको नहीं पता होगा। ये भी वहाँ था पर हो सकता है कि ये ना कर पाए हों, तो ये हम आने वाले टाइम में आपको बता देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का सारा पोर्शन आई थिंक स्टूडेंट्स कैन डू ऑफ देयर ओन, और यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम। और इसमें जो सेकंड टॉपिक है वो है मैकेनिकल स्किल्स। तो मैकेनिकल स्किल्स में हमारे पास जो आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिस, ओवरव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, देन कास्टिंग, फाउंड्री, मशीनिंग, forming and welding, types of welding joints and welding defects, then common materials used for manufacturing like steel, copper, iron, metal sheets, composites and alloy wood etc. Then concept of machine processing, introduction to common machine tools like lathe, sharper, drilling, milling and surface machines. Then cutting tools, lubricating oils, cutting of metal sheet in using blade, smoothing of cutting edge of sheet using file, drilling of holes of different diameter in metal sheet and wooden block, use of wrench, vise and tools for fitting, and then make funnel using metal sheet. तो ये 10 लेक्चर का है। ये इसको हम दो हिस्सों में मैकेनिकल स्किल्स को दो हिस्सों में बांट कर करेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऐसे। उसके बाद हमारा जो स्किल्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल स्किल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्किल। तो इसमें हम करेंगे यूज़ ऑफ मल्टीमीटर, सोल्डरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैविंग डिस्क्रीट कंपोनेंट्स दैट इज RLC एंड डायोड्स, यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस एंड डायोड्स, and then IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन PCB का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर हम कैसे कैसे लगाते हैं ये इसका करेंगे हम। देन ऑपरेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप, देन मेकिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, टाइमर सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड रिले। तो ये भी 10 लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा। और फाइनली हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर्स यानी हैवी मशीन्स जो हैं जो हमारे काम आती हैं उनका मैकेनिज्म करेंगे, गियर सिस्टम करेंगे, व्हील, फिक्सिंग ऑफ गियर्स विद मोटर एक्सल, लिवर मैकेनिज्म, लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट यूजिंग लिवर, ब्रेकिंग सिस्टम, पुलीज, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम्स, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पुली एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। तो ये जो हमारी हैवी मशीन्स हैं
जैसे क्रेन्स वगैरह आती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने आपको ये देनी है इसमें। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये दिया गया है। इसमें कुछ ये बुक्स भी रिकमेंडेड हैं और हम अपने ढंग से इंटरनेट की मदद लेके वहाँ से करेंगे। इन बुक्स से भी हम देख लेंगे जो जो हमें ज़रूरत होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक छोड़ रहा हूँ, ये नहीं करा रहे क्योंकि ये बच्चों ने पहले ही किया हुआ है सारा। दे आर नोइंग इट क्वाइट वेल। यदि हमें बाद में समय मिलता है तो हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अपना जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ दैट ऑफ द मैकेनिकल स्किल। तो इसी टॉपिक से हम अपना शुरुआत कर रहे हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विद द मैकेनिकल स्किल्स। और जो मैकेनिकल स्किल्स में हमने पहले चैप्टर में टॉपिक्स करने हैं वो हैं कंसेप्ट ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, ओवरव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, casting, foundry, machining, forming and welding, then types of welding joints and welding defects, common materials used in manufacturing like steel, copper, iron, metal sheets, composites and alloys, and then wood. तो इसके लिए मैंने जिन जिन बुक्स का सहारा लिया है, मदद ली है, एक तो उसमें ये मैंने आपको बताया http://www.slideshare.net/Joseph Conley/workshop practices। तो एक तो ये पहले 2 से 4 पेजेस तक इसका हेल्प ली है। और उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स वर्कशॉप स्किल्स की बुक जो है बाय अशोक शर्मा एंड डॉक्टर हेमंत पाल, इसकी मदद ली है। और देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बाय एच.एन. गुप्ता, आर.सी. गुप्ता एंड अरुण मित्तल। तो एक ये बुक है जिसकी हमने हेल्प ली है। तो इन बुक्स की मदद के साथ हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से है कि व्हाट इज वर्कशॉप प्रैक्टिस। अब ये वर्कशॉप प्रैक्टिस है क्या? एक्चुअल में वर्कशॉप प्रैक्टिस गिव्स the basic working knowledge required for the production of various engineering products। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको घरेलू तौर पे ही बता देता हूँ कि ऐसे जैसे आपने चकला बेलना बनाना है, पेस्ट्री बोर्ड एंड पेस्ट्री रोलर, तो उसको बनाने के लिए आपकी वर्किंग नॉलेज जो है वो कहाँ से आएगी, वो हमें ये वर्कशॉप प्रैक्टिस से पता चलता है। तो इसके अलावा इट एक्सप्लेन्स construction, function, use and application of different working tools, equipment, machines as well as the technique of manufacturing a product from its raw material। तो जैसे मैंने आपको बता दूं कि चकला बेलना ही बनाना हमने, तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल वुड होगा। अब वुड को शेप करना, आपने कैसे शेप करना, कौन कौन सी मशीन्स करेंगी, कैसे हम मशीन्स की हेल्प लेके उसको बनाएंगे, वो सारा वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में आता है। तो अब ये जो वर्कशॉप प्रैक्टिसेस में डिफरेंट ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स इन वर्कशॉप प्रैक्टिसेस, वो है एक कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप, प्लम्बिंग शॉप, प्लम्बर आपने सुना है, देन इलेक्ट्रिकल शॉप, देन शीट मेटल शॉप, देन वेल्डिंग शॉप। ये सारे इसमें ट्रेड्स आते हैं। इन ट्रेड्स में हम काम करते हैं इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? इट इज अ सीक्वेंस, बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस वेयर इन द इनपुट मटेरियल इज कन्वर्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड into the finished product by using human effort or a machine। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे हमारे पास ये इनपुट मटेरियल आया यहाँ, या फिर वर्किंग मटेरियल, ऑक्सिलरी मटेरियल है। जैसे आपने चकला बेलना बनाना है, चकले बेलने के पाए लगाने हैं, तो पाए लगाने के लिए आपको कोई मटेरियल जोड़ने के लिए चाहिए, पाए जोड़ने के लिए, उसको गोल करने के लिए हमें मशीन चाहिए।
हमें उसको काटना है, आरा चाहिए, तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। तो इनपुट मटेरियल यानी वर्किंग मटेरियल और ऑक्सिलरी मटेरियल्स जो होते हैं, तो यहाँ से हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। एनर्जी इनपुट जैसे बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो गई। और जो वेस्ट हीट है वो हमने निकाल दी, जो वेस्ट मटेरियल भी होगा वो भी निकल जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आउटपुट मटेरियल्स आ गया, यानी जिसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, साथ में वेस्ट भी होंगे, वेस्ट हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। अब इसमें आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम ये ले सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि ये देखिए, ये उसने ये रॉ मटेरियल लिया। जैसे मान लो कोई ये टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वुड चाहिए। अब नेचुरली है वुड की जो चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें कई पीसेस को जोड़ के एक चौड़ा पीस बनाना पड़ेगा, और उसको हम ये गुलाई के रूप में काटेंगे, और काटने के बाद हम इसको फिनिशिंग वगैरह देंगे, इसको प्रॉपर शेप देंगे। अब उसके लिए हमें क्या होगा, हमें ये औजार चाहिए। तो इन औजारों की मदद से और इस दोनों की मदद से हमने ये इसको गोल शेप और फाइन बना दिया, और फाइन बनाने के बाद हमने इसके नीचे पाए लगाए, और पाए लगाने के बाद हमारे पास ये टेबल आ गया। तो इस ढंग से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, ये इन मेथड्स द्वारा हम कैरी आउट करते हैं। पहली है शेपिंग, दूसरी है फैब्रिकेशन, तीसरी है फिनिशिंग। तो पहले हम शेप करेंगे टूल्स की मदद से, फिर हम फैब्रिकेट करेंगे, फिर उसको फिनिशिंग देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। जैसे लकड़ी का काम करना है तो कुछ और ढंग से होगा, लोहे का करना है कुछ और ढंग से होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो शेपिंग है वो कई किस्म की होती है, तो इसीलिए हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ हम ढलाई की बात कर रहे हैं। हम जब ढालते हैं चीज़ों को, ढाल के हम अपनी रिक्वायर्ड शेप का बनाते हैं। जैसे आप मान लो कि आपने कोई खिलौना ही बनाना है, या कोई मूर्ति बनानी है, शिव जी की मूर्ति बनानी है, गणेश जी की मूर्ति बनानी है, तो वो मान लो मेटल से आपने अलॉय से बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, द शेपिंग कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। तो उसमें पहली आती है कास्टिंग। हम उसको कास्ट करते हैं, तो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में सारा डिटेल में बताऊंगा कि क्या होती है कास्टिंग। और फिर दूसरा इसका पार्ट आता है, दैट इज बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस। और ये जो बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं, इनमें आती है फॉर्जिंग करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं, मशीनिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी आगे आएगी, तो ये हम आपको आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है कास्टिंग। अब ये कास्टिंग क्या है? कास्टिंग इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन पार्ट बाय हीटिंग ए मेटल और अलॉय अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब पिघला लो उसको, मतलब, एंड पोरिंग द लिक्विड मेटल और अलॉय इन ए कैविटी approximately of the same shape and size of the machine part, as the machine part is called the casting process। मतलब जैसा आपने मान लो खिलौना बनाना, या मान लो गणेश जी की मूर्ति बनानी है, तो गणेश जी की मूर्ति को एक कैविटी के रूप में बनाएंगे, और बनाने के बाद उस कैविटी में हम पिघला हुआ अलॉय या मेटल डाल देंगे, और जब वो मेटल या अलॉय कूल हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वैसी ही शेप की हमें मूर्ति अवेलेबल होगी। तो यही हमने कहा आगे कि आफ्टर द लिक्विड मेटल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, इट एक्वायर्स द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड रिजेंबल्स द फिनिशिंग प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। तो जहां पर हम कास्टिंग करते हैं, वो डिपार्टमेंट
दैट इज कॉल्ड फाउंड्री। तो फाउंड्री जैसे नाहन में हमारे पहले फाउंड्रीज थी, नाहन फाउंड्रीज हम बोलते होते थे इसको, तो ऐसे उस वर्कशॉप को हम फाउंड्री बोल देते हैं। जलंधर में बहुत सारी फाउंड्रीज हैं, वहाँ पर आप कास्टिंग प्रोसेस को देख सकते हैं जाके। जो बच्चे जलंधर से लिंक्ड हैं, क्योंकि जलंधर में ढलाई का काम होता है, तो वहाँ पे जाके आप इसको फैक्ट्रीज में देख सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग है, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। अब जब आप इसको बेसिकली वीडियो के रूप में देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा, पर आपको मैं बता दूं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें पैटर्न बनाना पड़ता है। पैटर्न मतलब कि क्या चीज़ आप बनाना चाहते हैं। जैसे आप गणेश जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं तो उसकी फोटो मतलब उसका आकार बनाना पड़ेगा ना पहले। तो पहले तो यही प्रेपरेशन ऑफ द पैटर्न एंड देन प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। उस पैटर्न की मदद से हम मोल्ड बनाएंगे और फिर हम मेल्ट करेंगे मेटल को या अलॉय को, दैट इज मेल्टिंग ऑफ मेटल और अलॉय इन द फर्नेस, और उसके बाद हम मोल्ड कैविटी में डाल देंगे उसको, पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी एंड देन ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड टू रिट्रीव द कास्टिंग। मोल्ड को तोड़ेंगे, उसमें से जो हमारी कास्टिंग हमने बनाई हुई है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसको क्लीन करेंगे, क्लीनिंग द कास्टिंग एंड कटिंग ऑफ राइजर्स, runners etc. This operation is called fettling। मतलब जो उसके एक्स्ट्रा पोर्शंस बन गए हुए हैं उनको तराशेंगे, काटेंगे और उसको फिनिशिंग देंगे उसके बाद, और उसके बाद फिर उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि जैसा हम चाहते थे वैसा ही बना के नहीं बना। तो ये बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें अलग अलग ये मैंने चीज़ें बताई है। जैसे ये पैटर्न क्या है, तो पैटर्न्स बेसिकली आर दी replicas of the casting required. It is a similar in shape and size to the final product but not exact। जैसे गणेश जी की मूर्ति बनानी है तो गणेश जी का जो है वो रेप्लिका, वो पैटर्न है आपका। तो यूजिंग द मोल्ड is prepared in wet sand। Usually the mold is prepared in wet sand to which some binder is added to hold the particles together, ताकि वो बिखरे ना सैंड, अदरवाइज सैंड बिखर जाती है ना। The pattern is then withdrawn from the inside the sand mold in such a manner that the impression or cavity made in the mold is not damaged or broken in any way। तो वो हमारे पास पैटर्न बन गया। तो फाइनली molten metal is poured into this cavity and allowed to solidify and cool down to the रूम टेम्परेचर। तो ये पहला पार्ट होता है जो हम पैटर्न बनाते हैं कि कैसा क्या चीज बनानी है उसका पैटर्न बनेगा ना। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग द मोल्ड विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग इन्वॉल्व्स शेपिंग अ लिक्विड और मोल्टन मटेरियल बाय यूजिंग ए फिक्स्ड फ्रेम। दिस फ्रेम इज नोन एज ईदर ए मोल्ड और ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बनाते हैं। द मोल्ड इज जनरली ए होलो कैविटी receptacle that is used for holding or storing things. It is commonly made of metal or wood where liquid plastic, metal, ceramic or glass material is poured। तो ये वीडियो पीछे आप देखेंगे तो उस वीडियो में आपको मैंने लिया हुआ है वीडियो अपना एक साइट से, तो उस साइट के रेफरेंस के साथ मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे करते हैं। So then melting of metal or alloy in the furnace। तो for casting metal has to be heated above the melting point। The heating is done in the furnace। furnace में हम पिघला लेते हैं metal को, और depending upon the fuel used the furnace may be classified as electric, oil furnace, coal fired etc। मतलब furnaces कई तरह की होती हैं, वो तो अलग बात है, पर हम furnace में उसको पिघला लेते हैं। अब पिघलाने के बाद हम जो फ्री मेटल है उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो उनको निकाल देते हैं। तो वेयर मेटल फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फर्नेसेस आर यूज्ड। तो ये स्पेशल फर्नेसेस हैं। इन ऑयल फायर्ड और कोल फर्नेसेस द फ्लेम plays upon the hot metal and molten metal picks up impurities by
कमिंग इन कांटेक्ट विद द फ्लेम्स, वहाँ पर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस हम यूज़ करते हैं। और यूजली फॉर नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज ऑयल फायर्ड क्रूसिबल फर्नेसेस आर यूज्ड। क्रूसिबल होती हैं जो ना टूटने वाले मटेरियल्स हैं, उनकी बनी हुई फर्नेसेस यूज करते हैं। द मेटल इज प्लेस्ड इन लार्ज ग्रेफाइट क्रूसिबल, एंड क्रूसिबल जो होल्ड करता है मटेरियल को, एंड हीटेड ऑन आउटसाइड सरफेसेस ऑफ क्रूसिबल सो दैट फ्लेम्स डू नॉट कम इन एक्चुअल कंटेक्ट विद मेटल। तो मेटल वो क्रूसिबल गर्म हो जाएगी पर वो टूटेगी नहीं, ऐसी होती हैं जो होल्डिंग मटेरियल है, उसको हम क्रूसिबल बोल देते हैं ना। तो देन पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी, तो उसके बाद हम पिघला हुआ जो मेटल है वो डाल देते हैं कैविटी में। तो इन दिस स्टेप द मोल्टन मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी विद द हेल्प ऑफ पोरिंग कप की मदद से डाल देते हैं। एंड देन ब्रेकिंग द मोल्ड टू रिट्रीव कास्टिंग, कुछ देर बाद जब मोल्ड ठंडा हो जाता है तो उसके बाद हम उसको निकालते हैं और जो मोल्ड है उसके बाहर वाले हिस्से को तोड़ देते हैं, तो अंदर से हमारी कास्टिंग निकल आती है। देन उसके बाद क्लीनिंग द कास्टिंग एंड कटिंग ऑफ राइजर्स, रनर्स एटसेट्रा। तो इन दिस स्टेप द एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द कास्टिंग which is formed by the die's parting lines during the casting process when molten metal is injected into the die or mold। तो ये हम उसको निकाल देते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्टिंग ऑफ कास्टिंग। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप विच मे इन्वॉल्व विजुअल इंस्पेक्शन, प्रेशर टेस्ट, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एटसेट्रा। कई ढंग से हम इंस्पेक्ट करते हैं कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है या वो जैसा हम चाहते थे वैसी ही है कि नहीं है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये मैंने एक YouTube वीडियो है उसका मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, वो चला के भी यहाँ बता रहा हूँ, तो कि वहाँ से आप वो डायरेक्टली उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल गुरु, ये लिंक है YouTube के ऊपर, ये लिंक का ये एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए चला देता हूँ कि भाई ये हमारे पास कैसे कैसे हम करते हैं। नमस्कार, आज भानु भाई बता रहे हैं हमको गणपति जी किस तरीके से कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग ऑफ गणपति जी। तो सबसे पहले गणपति जी का पैटर्न लिया। पैटर्न लेने के बाद हमने क्या उनको अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर जितनी सारी डस्ट लगी है वो सब रिमूव हो जाएगी और इससे जो भी फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। इसके बाद इस पर पाउडर की कोटिंग कर दी है, पाउडर डाल दिया। इसके बाद इसकी अच्छे से इसको चारों तरफ से ब्रश से हम फैला देते हैं। उससे क्या रहता है, इसके अंदर जो फिनिशिंग आती है वो अच्छे से आए और जो पैटर्न रहता है वो प्रॉपर वो सेंट से चिपके ना और आसानी से क्या निकल आए। इसके बाद ये ग्रीन सेंट रहती है दोस्तों, ये ग्रीन सेंट हमने इसके अंदर डाल दी। फेसिंग सेंट रहती है, ग्रीन सेंट रहती है, बहुत सारी तरह की सेंट रहती है। ये ग्रीन सेंट रहती है। इसके बाद हमने ये बहुत सारे टूल्स रहते हैं इसके अंदर, जो रेमर रहते हैं, रेमिंग से रेमिंग कर रहे हैं। रेमिंग करने के बाद क्या रहता है दोस्तों, इसके अंदर कोर को रेमिंग करते हैं जिससे ये अच्छे से सेटल हो जाए, अच्छे से टाइट हो जाए। और बहुत सारे टूल्स रहते हैं। हैंड ड्रिल क्या करता है, इसके अंदर जो सेंट रहती है उसको छानने के लिए काम लिया जाता है, टोवेल मिलाने के लिए काम लिया जाता है। टोवल से हम डालते हैं, ये आपको भी मैं बता रहा हूँ, टोवल रहता है, टोवल से हम इसके अंदर डाल रहे हैं, सेंट डालते हैं टोवल से। इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, यानी स्क्रू पिन यूज की जाती है, साइक्लोप बार यूज किया जाता है, बेंट बार यूज किया जाता है, लिफ्टर यूज किया जाता है, सिल्क्स यूज की जाती है, ड्रॉ पिन यूज किया जाती है, ड्रॉ स्पाइन यूज किया जाती है, मोल्ड बॉक्स यूज किया जाता है, बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम फ्रेमिंग कर रहे हैं। फ्रेमिंग करने के बाद ये स्टाइको बार रहता है, स्टाइको बार से क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि मोल्ड को फिर उठा के एक तरफ रखना होता है और नीचे का सरफेस भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। तो हम इसके अंदर एक जगह कर रहे हैं।
कल विश्वकर्मा पूजा है, तो हम गणपति जी की स्थापना करेंगे विश्वकर्मा पूजा में मंदिर में। तो ये हम विश्वकर्मा पूजा के लिए गणपति जी बना रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। इसके अंदर जो मोल्ड है वो प्रॉपर तरीके से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही हम गणपति जी को कास्टिंग करेंगे और जो मोल्ड बॉक्स को, ये पैटर्न को हम वापस निकाल लेंगे। क्या ये जो फसल इस काम करके डाल दो यहाँ साइड टॉवल नहीं है इसलिए हाथ ले लगा। अरे फिर विश्वकर्मा जी की पूजा होगी ना, उसमें गणपति जी रखाएंगे। तो छोड़ दो, इकट्ठी कर लो, समेट लो। हाँ चलो। छोटा PhD वाली कैसी अब क्या कर रहा है, लिफ्टर से लिया, लिफ्टर को लिया, लिफ्टर से हम इसके अंदर इसके पोरिंग के लिए गेट बना रहे हैं। पोरिंग करना है तो गेट बना रहे हैं इसके अंदर। इसका क्या बने, इसका एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। पूरी जो सैंड रहती है उसको बढ़िया क्लीन कर लेना चाहिए ऊपर की साइड से। इसके बाद इसके अंदर फिर हम नीचे से जो स्क्रू पिन रहती ना, उसके बाद ये इसके अंदर से जो पोरिंग के लिए गेट बना रहे हैं। इसके बाद हम इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे। ये स्क्रू पिन वाला कर रहे हैं, स्क्रू पिन रहती है, ठीक है, ऊपर वाला राइजर रहता है। तो जो पोरिंग करेंगे वो स्क्रू पिन के द्वारा जो रहेगा उससे ही अंदर कास्टिंग होगी। इसके बाद राइजर से जो मटेरियल रहेगा वो ऊपर आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रॉपर तरीके से इसके अंदर कास्टिंग हो गई है। इस तरीके से इसके अंदर से हम गेट बना रहे हैं जो कास्टिंग वाले मटेरियल को अंदर जाने के लिए। और हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके भी बहुत सारे ये मोल्ड रखे हुए हैं, इनके अंदर भी कास्टिंग करेंगे। देखो कितना अच्छा निकला है। इसके बाद इसके अंदर अच्छे से फिनिशिंग करेंगे, पाउडर डालेंगे क्योंकि इसके अंदर अच्छी फिनिशिंग आए, और फिर ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इससे क्या होता है, इसके अंदर बड़ी हुआ है डिफेक्ट। ये फर्नेस देखा, फर्नेस
फर्नेस में जो मेटल रहता है ना वो पिघल रहा है। इसके अंदर क्रूसिबल रखा है, ये बहुत सारे क्रूसिबल रखा हुआ है। क्रूसिबल के अंदर मेटल को पिघला रहे हैं। इसके बाद मोल्ड के अंदर मेटल को पोरिंग करेंगे, यानी डालेंगे, कास्टिंग करेंगे। सारे बच्चे इंतजार में हैं, हमारे मोल्ड कब कास्टिंग होंगे। आप लोगों की मेहनत है और भानु सर की मेहनत है। ये भानु भाई ने बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। ये थोड़ा बहुत यानी इस कास्टिंग करने समय बहुत सावधानी अपनाना चाहिए, क्योंकि शूज पहनना चाहिए, प्रॉपर तरीके की यूनिफॉर्म होना चाहिए। उससे क्या रहता है, यदि मेटल कभी गिरे तो किसी को चोट ना आए, जले भी ना। देखो अब कास्टिंग कर रहे हैं, देखो ये मेटल को डाला गया है मोल्ड के अंदर। आ गया देखो रनर से दादा और राइजर से बाहर निकल आता है। इस तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा मेटल प्रॉपर तरीके से इसके अंदर कास्टिंग हो गई है। आ गया आ गया। आ गया। आ गया आ गया। ये नहीं हुआ कोई बात। अभी मेरे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे में गणपति जी की किस तरीके से कास्टिंग हुई वो भी पूरा निकला हुआ बताया गया है, किस तरीके से वो बहुत बढ़िया कास्टिंग की गई है। आज वन थैंक यू। हमारे भानु सर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अभी आगे आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से गणपति जी थैंक यू फॉर कास्टिंग हुई है। हमारे गणपति जी अच्छे निकलना चाहिए बस। वाह, ये गणपति बप्पा मोरिया। वाह गणपति जी बप्पा, मेहनत हमारी सफल रही, भानु भाई की मेहनत बहुत सफल रही। ये बहुत गर्म होते हैं। कितने बढ़िया कास्टिंग की है, कितनी फिनिशिंग आई है। और बच्चों की भी देखो, बच्चों ने भी कास्टिंग की, उनके मोल्ड को भी खोल के देख रहे हैं। ये हमने गणपति जी बताया, तो आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा जी के दिन हमने गणपति जी को रखा है। देखो अब हम आरती करेंगे विश्वकर्मा जी की।